भोजपुर जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के तहत धान अधिप्राप्ति का कार्य किया जा रहा है, लेकिन इस कार्य से 37 समितियों को वंचित कर दिया गया है। इन 37 समितियों को विभाग के द्वारा डिफॉल्टर घोषित किया गया है, जबकि पिछले वर्ष डिफॉल्टर समितियों ने भी अमानत प्राप्त कर अधिप्राप्ति का कार्य किया था। इसको लेकर डिफॉल्टर समितियों के पैक्स अध्यक्षों ने गुरुवार को जिला सहकारिता कार्यालय में धरना दिया। धरना के दौरान पैक्स अध्यक्षों ने जिला सहकारिता पदाधिकारी पर दुर्व्यवहार करने का भी आरोप लगाया। इस दौरान बड़गांव पैक्स अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह उर्फ रिंकू सिंह ने कहा कि अभी कुछ दिन पहले पैक्स चुनाव हुआ था और हम लोग निर्वाचित हुए। सरकार द्वारा हो रहे धान अधिप्राप्ति का कार्य सभी नवनिर्वाचित अध्यक्ष करने को तैयार हैं, लेकिन विभाग द्वारा इस कार्य से वंचित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि एसएफसी के द्वारा कुछ पैक्सों का पैसा 2017 से रखा गया है, जिसके कारण पैक्स डिफॉल्टर हो गए हैं। 2019 और 2024 दो चुनाव हुए, लेकिन विभाग द्वारा एसएफसी पर कार्रवाई न करते हुए समिति पर ही रोक लगा दिया गया। समिति को ना तो पैसा और ना ही सीसी दिया गया, बल्कि धान अधिप्राप्ति पर ही रोक लगा दिया गया। पूर्व में अमानत के तौर पर खरीदारी होती थी। परसिया पैक्स अध्यक्ष वाल्मीकि चौधरी ने कहा कि पूरे बिहार में डिफॉल्टर समितियों से कार्य हो रहा है, लेकिन जिले में सहकारिता पदाधिकारी द्वारा मनमानी किया जा रहा है। एसएफसी द्वारा पैसा नहीं देने का मामला न्यायालय में भी लंबित है। धरना पर बैठे सदस्यों ने धान खरीद समर्थन में मूल्य से कम कीमत पर धान खरीदगी का आरोप लगाया। बिचौलियों के माध्यम से 1700 से 1800 रुपए में किसानों का धान लेने का आरोप धरने पर बैठे सदस्यों ने लगाया, जबकि जिला सहकारिता पदाधिकारी लवली ने इस मामले में कहा कि जिले में 184 पैक्स व व्यापार मंडलों का चयन धान अधिप्राप्ति को लेकर किया गया है। बाकी डिफॉल्टर या अक्रियाशील समितियों को क्रियाशील समिति के साथ संबद्ध किया गया है। वह समिति उसी पंचायत में क्रय केंद्र खोलेंगे जहां वह टैग हुए हैं। इसको लेकर धान अधिप्राप्ति कार्य पर कोई असर नहीं पड़ा है। जिले में बैंक द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर 37 समितियां डिफॉल्टर हैं। इनमें से एक भी समिति द्वारा 5 वर्षों के भीतर राशि वापस नहीं किया गया है, जबकि अन्य जिलों में कई डिफॉल्टर समितियों ने राशि वापस कर दी है। उन्होंने कहा कि डिफॉल्टर समितियों में विभाग द्वारा कोई भी सुविधा नहीं दी जा रही है, न उनमें गोदाम लागू कर पा रहे हैं, न सरकार की अन्य योजनाओं को दे पा रहे हैं। अगर डिफॉल्टर समिति या लोन की राशि नहीं चुकाते हैं तो वह विभाग के सभी योजनाओं के लिए योग्य नहीं होंगे, और अगर वह लोन की राशि चुका देते हैं तो वह विभाग के सभी योजनाओं के लिए योग्य हो जाएंगे। आपके चैनल के माध्यम से हम सभी जिला के किसान भाइयों से भी अवगत कराना चाहते हैं, और आपके माध्यम से हम मुख्यमंत्री महोदय को इस बात से अवगत कराना चाहते हैं कि अभी वर्तमान में पैक्स का चुनाव हुआ। पैक्स चुनाव के बाद में धान अधिप्राप्ति का जो आदेश बिहार सरकार से मिला, हम लोग करने के लिए तैयार हैं। जिला पर ये सहकारिता पदाधिकारी महोदय आज हम लोग को बुलाई है, और बुलाने के बाद में इस तरह से डांट कर बोलना हम लोग के लिए ठीक नहीं लगा, और इनके इस रवैये से हम लोग सब मर्माहत होकर इनका पहले इन पर कार्रवाई हो और इनको यहाँ से तबादला किया जाए। क्या बोले, किस तरीके का व्यवहार रहा? हम पैक्स को नहीं जानते हैं, पैक्स चुनाव अध्यक्ष को नहीं जानते हैं, हमको पैक्स से लेना देना नहीं है। आप अध्यक्ष बने हैं, अपने लिए बने हैं, इस तरह का तो चुनाव क्यों करवाएंगे? आखिर कहाँ परेशानी आ रही, दिक्कत कहाँ है? परेशानी है कि एसएफसी के द्वारा कुछ पैक्सों का पैसा अभी तक रखा गया है। 2017 से पैक्सों का पैसा रखा गया है, उसके कारण पैक्स डिफॉल्टर हो गया। तो पैक्स कितने लोग निर्वाचित भी हुए हैं, नया निर्वाचित हुए, 19 में भी हुए, उसके बाद में 24 में भी हुए, लेकिन उस पर कोई इनके द्वारा कार्रवाई न करते हुए ये डायरेक्ट पैक्स को, उस समिति को ही रोक लगाकर पैसा उनको नहीं देना, सीसी नहीं देना और उनके धान अधिप्राप्ति से वंचित रखना, ये मैडम की मनमानी है। और कहाँ तक जाएगी लड़ाई? ये जाएगी मुख्यमंत्री तक लड़ाई। और हम लोग 4 साल से काम करते हुए और हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग को अमानत के तौर पर आदेश मिला, ये पूर्व के सभी जो भी पैक्स अध्यक्ष है सबको अमानत के तौर पर मैडम से, इनायत मैडम से मिला है कि आप लोग अमानत के तौर पर खरीदारी कीजिए, लेकिन उनको भी ये ताक पर रखकर उनसे भी बड़ी पदाधिकारी बनी हुई है और बोलती है कि हमें किसी से लेना देना नहीं है, मेरा ईगो है, आप लोग को काम नहीं करने देंगे और बिचौलियों से धान खरीदवाएंगे। परिचय बताइए। संतोष कुमार सिंह, बड़गांव पैक्स अध्यक्ष, अगिया प्रखंड। एक आदमी और कोई बोलिए। कैसे हो रही आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, धान खरीदारी, किसान परेशान है? हमारे पंचायत में बड़गांव ही नहीं है, जितने भी पैक्स अध्यक्ष यहाँ जुटे हुए हैं,
वहाँ पर खरीदारी 1700-1800 रुपये बिचौलियों के माध्यम से हो रहा है और ये डीसीओ मैडम के निर्देश पर हो रहा है। ये उस पंचायत के किसानों के अहित में काम कर रही हैं और इनके द्वारा ही ये बिचौलिए पूरे जिला से तहसीली इनका आता है, पूरे जिला से तहसीली करवा कर, नहीं तो ये जांच करवा ले। हर एक पंचायत में ट्रक लग रहा है और 1700, 1800, 1900 के धान खरीद कर बिचौलियों को दिलवा रही हैं और जो भी पैक्स अध्यक्ष है उनको उस ये अधिप्राप्ति से वंचित करके रखी है, इसलिए कि अपना इनका कमीशन बनते रहे और ये अपना बिहार सरकार के आदेशानुसार, बिहार सरकार के आदेश के खिलाफ भी ये अपना काम कर रही है। इसलिए इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए और हम सभी का मांग है, हाथ उठाकर अपना दीजिए, इनको तत्काल यहाँ से हटाया जाए। ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी जिला को नहीं चाहिए। बारे में हमारे रिंकू बाबू ने आप सबको बताया है, जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा दुर्भाग्यपूर्ण रवैया अपनाने के विरोध में हमारे सभी पैक्स अध्यक्षों ने धरना पर बैठकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। इस क्रम में हमारे बैंक के अध्यक्ष माननीय सहकारिता सचिव से उक्त बातों से अवगत कराया तो उन्होंने कल का समय दिया और उनके निर्णय के उपरांत हम लोग जिला पदाधिकारी को भी आज सूचित कर रहे हैं और अगर सचिव महोदय का आदेश आ जाता है, कल मिल जाता है, तब तो हम धरना स्थगित कर देंगे। अगर नहीं मिलेगा तो हम 26 से धरना प्रारंभ करेंगे। आज का धरना हम अपने अनुरोध से समाप्त कराएंगे। केवल उन्हीं लोगों से कराइए 2016-17 से करीब 21 समितियां जिनका पैसा चावल गिराने के बाद एसएफसी के अपने रख लिया है। हम लोग उसके लिए बहुत तरह से हाई कोर्ट से भी 3 बार हम लोगों का हाई कोर्ट से आदेश हुआ पैसा देने के लिए, फिर भी एसएसपी के द्वारा हमको पैसा नहीं दिया। आज क्या हुआ है, डीसीओ ने आज क्या कहा? आज हम उस समय नहीं थे, लेकिन ये लोग जो बता रहे हैं सही वही हुआ है, तभी ना हम लोग धरना पर 2017 से पैसा रखा गया, तो फिर उस समय आप लोग कैसे खरीदारी 2020 से कई से एसएफसी के द्वारा नियम बनाया गया कि जो समिति डिफॉल्टर है वह अमानत की राशि लगाकर अपना धान अधिप्राप्ति या कोई भी व्यवसाय कर सकती है। उसी आधार पर हम लोग 2020 से 21 से लेकर आज मतलब डीसीओ के द्वारा बुरा बर्ताव किया गया है अध्यक्षों के साथ। आज डीसीओ के द्वारा कहा जा रहा है कि अमानत की राशि तो हम नहीं करने देंगे मुख्य रूप से। उसी के क्या करेंगे आगे आप लोग? आगे इनके सक्षम पदाधिकारी जितने ऊपर होंगे वहाँ तक हम लोग जाएंगे, अंतिम लड़ाई तक हम लोग लड़ेंगे। हमको बहुत दिक्कत हो रही है। परिचय बताइए। वाल्मीकि चौधरी, कौन पैक्स? परसिया पैक्स। मेरा ईगो है सर, मेरा ईगो है, हम काम नहीं करने देंगे। मेरा मन करेगा तो काम करेंगे, नहीं मन करेगा नहीं करेंगे। जबकि सब लोग सपोर्ट कर रहा है, बैंक सपोर्ट कर रहा है, एमडी सर सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन केवल डीसीओ में अपना मनमानी से बोल रही है कि हम काम नहीं करने देंगे तो नहीं करने देंगे। अब बिचौलिया से हमेशा मिली भगत, हमको तो यही लग रहा है कि बिचौलिया से मिलकर काम कर रही है। जो पिछले डीसीओ थे उनका व्यवहार आप लोगों के साथ बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज भी बात करते हैं, वही बोले हैं कि कौन रोक रहा है? जो अभी है गया में है, ऊपर पोस्ट पे है, कहीं ऐसा हो ही नहीं सकता है। पूरा बिहार में काम हो रहा है डिफॉल्टर समिति का, केवल हमारा ही जिला में काम नहीं हो रहा है। ये डिफॉल्टर समिति नहीं है, 1 मिनट इसको सुधार कर हम बोल रहे हैं, डिफॉल्टर नहीं है। एसएफसी के द्वारा पैसा नहीं दिया गया है, उस एवज में डीएम साहब का त्रिस्तरीय कमेटी निर्णय दिया है, उसका कहिए तो कॉपी आपको हम देते हैं। डीएम साहब का सख्त निर्देश था, उस समय के जो डीएम साहब थे 17-18 में, 16-17 में उन्होंने दिया था कि कोई भी पैक्स दोषी नहीं है, इनको पैसा दिया जाए। लेकिन एसएफसी डीएम के तरफ से पैसा नहीं दिया गया और उस पैसा नहीं देने के अपना चोरी छिपाने के लिए पैक्सों पर ये मढ़ा गया षड्यंत्र है। कितने पैक्सों को इसमें मतलब आरोप? 21-22 पैक्स को आरोप लगाया गया है, जिनका पैसा का चेक बना हुआ है। बड़गांव पैक्स मेरा है और बड़गांव पैक्स का चेक बना हुआ है। अभी भी सूचना के अधिकार से बोलिए तो मैं मांग के दिखा देता हूं कि पैक्स का चेक बनने के बाद में पेमेंट नहीं हुआ। तो अगर हम चावल नहीं जमा कराते तो हमारा चेक कैसे बनता? उसके बाद में भी हम लोग जब डीएम साहब के पास अपना गुहार लगाए तो डीएम साहब ने सबके ऊपर अपना जांच
बैठाया, त्रिस्तरीय कमेटी का जांच हुआ, उसमें उन्होंने क्लीन चिट दिया कि नहीं, कोई भी पक्ष दोषी नहीं है, इनका तुरंत भुगतान कराया जाए। लेकिन आज तक भुगतान नहीं हुआ और उसको डिफॉल्टर का नाम दिया जाता है, तो हमें दुख होता है। पिछली बार आप लोग धान खरीदे थे? पिछले बार अमानत के तौर पर धान खरीदे थे, लेकिन वो पैसा को नहीं दिया गया। 4-5 साल से, पिछले साल से हम लोग खरीद रहे हैं, जो अमानत के तौर पर धान खरीदते हैं। अपना अमानत किसानों द्वारा दिया जाता है, उस अमानत के तौर पर धान खरीदते हैं, उससे से किसान जो भी लाभान्वित होते हैं। लेकिन इनका ईगो हर्ट कर रहा है, बोल रही मेरा पर्सनली एमडी साहब का मैं कुछ नहीं जानती हूँ, डीएम साहब को कुछ नहीं जानती हूँ, और आप लोग जीत कर रहे हैं, पैक्स का कोई मतलब नहीं मेरे लिए। पैक्स अध्यक्ष का हूँ, इनके नज़र में कोई मतलब नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। आप जीते या फाड़ दीजिए सर्टिफिकेट, ऐसी बोलती है। मेरा मन है तो आप लोग काम कीजिएगा, नहीं मन नहीं काम कीजिएगा। इतना समझ लीजिए हम लोग नौ निर्वाचित पैक्स अध्यक्ष हैं। पिछला बार भी हम लोग जीते थे। जो पुराने अध्यक्ष थे, इनके तरफ से क्या एक्शन लिया गया? क्या आप बैंक का पैसा चुकता कराना चाहती हैं? ठीक है, आप पैसा चुकता काम कीजिए, आप सबको ले आइए, कहाँ से लाइएगा आप ना जानिएगा। हम लोग धान खरीदने के लिए, किसान के लिए बने हैं। पूर्व में जो अध्यक्ष डिफॉल्टर हैं, जो पैसा लिए हैं, जो नव निर्वाचित हुए हैं, उनका क्या गलती है? कह रहे हैं कि आप लोग जमा कर दीजिए, तो जो खेत खाएगा था, हमार खाए जुलाहा वाला हाल है। कोई खाया पैसा कोई और जमा नव निर्वाचित होकर आए, आज जमा करिए आप। नहीं गलत। क्या आखिर मामला है, किसके ऊपर? एक्चुअली हमारी आज हम लोग जो है जिला पदाधिकारी महोदय के आदेश में वैतिकर्मी समितियों का जो है बैठक रखे थे। वैतिकर्मी से लगता है आप लोग परिचित हो, वैतिकर्मी कौन होते हैं? परिचित है आप लोग? वैतिकर्मी, हम वैतिकर्मी को इंग्लिश में डिफॉल्टर बोलते हैं। डिफॉल्टर का मतलब होता है कि विभिन्न कारणों से विभिन्न वर्षों में हमारी समितियां जो है, अगर वो चावल सप्लाई नहीं कर पाई या अपने लोन को नहीं चुका पाई, तो उनको हम लोग वैतिकर्मी श्रेणी की समिति मानते हैं। भोजपुर जिला अंतर्गत जो है ना, बैंक के द्वारा जो सूची हमको दी गई, उसमें 37 समितियाँ 37 समितियाँ डिफॉल्टर है। ठीक है, तो आखिर उनमें अधिप्राप्ति नहीं हो पा रही है। जो सरकार का डायरेक्शन होता है कि अंकेच जो हमारी समितियों की चयन की योग्यता होती है, उसमें तीन चार चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती है। पहला तो उनका ऑडिट होना चाहिए, दूसरा कि भाई उनके एक बोर्ड या निर्वाचित बोर्ड होना चाहिए, और तीसरा होता है कि भाई वो हमारा जो है डिफॉल्टर या व्यतिक्रमी श्रेणी के नहीं हो। यह पूर्व में था, लेकिन वर्ष 2021 में सरकार के द्वारा एक डायरेक्शन आया कि अगर कहीं कोई नया इलेक्शन हुआ है और नई प्रबंधकारिणी समिति आ रही है और वह अपनी राशि से, चूँकि बैंक जहाँ पे ये रूल होता है बैंक का कि अगर एक बार कोई समिति व्यतिक्रमी है तो दोबारा उसको लोन हम लोग नहीं दे सकते। तो इस परिस्थिति में जो है वो लोन देता नहीं था। तो जो पैक्स डिफॉल्टर है, उसके किसान आखिर कहाँ जाएंगे? वही मैं बता रही हूँ। इसके लिए मैं बताती हूँ कि हमारे जिले में हम लोगों ने 184 समितियों का चयन किया, व्यापार मंडल सहित 176 समितियाँ और बाकी 8 व्यापार मंडल। बाकी समितियों की संबद्धता नीरस समितियों में हम लोगों ने की है, और उसमें भी मैंने यह शर्त रखा है, जो हम लोग विगत कई वर्षों से रखते हैं, कि जो डिफॉल्टर अअंकेक्षित या अक्रियाशील समितियां हैं, उनको जिन समितियों के साथ जो है संबद्ध किया गया है, वो समितियां उसी पंचायत में क्रय केंद्र खोलना सुनिश्चित करेगी जहां के वो टैग हो रही है। ठीक है, पहला। दूसरा कि हमने जो शर्त रखा है कि अगर कोई हमारी अअंकेक्षित या अक्रियाशील या व्यतिक्रमी समिति जो है वो अपनी योग्यता में आ जाते हैं और प्रोक्योरमेंट करना चाहती हैं, और अब जैसे कि व्यतिक्रमी अपना अगर राशि को वापस कर दे रही हैं, अंकेक्षित ऑडिट करवा ले रही है, तो फिर हम लोग उसको चयन मुक्त, उसको संबद्धता मुक्त करते हुए चयन में ले आएंगे। तो ये हमारा प्रोसीजर है। और साथ ही मतलब मिलने के लिए आए थे, तो उन लोगों का आरोप है कि आपके द्वारा उनके साथ गलत व्यवहार किया गया। इसका अब तो इसके लिए मैं, चूंकि बैठक ओपनली और रिकॉर्डिंग भी है, आप चाहेंगे तो हमारे कार्यालय में हम लोगों ने पूरी बैठक की कार्रवाई रिकॉर्डिंग मोड में की हुई है, आप प्राप्त कर ले। और जो भी 1-2 मीडिया वाले देंगे तो हम उसको रिकॉर्डिंग भी दे देंगे, तो ये व्यवहार तो उसमें होगा, क्योंकि पर्सनली तो हम किसी से बात करते नहीं है, और अब पर्सनली बात हुई हमारी, जो भी वो कॉमन में हुआ। इनका कहना था कि अगर मैं पैसा दे दूँगा, चूँकि मेरी आज की वार्ता डीएम साहब से मैंने अनुमति लिया था कि सर ये सिर्फ भोजपुर जिला है पूरे बिहार में जहां 5 साल में एक डिफॉल्टर समिति भी अपनी राशि वापस नहीं की है। इवन पटना में, चूंकि मैं इसके पहले पूर्व में पटना में थी, वहां पे हमारी 27 समितियां डिफॉल्टर थी इन ईयर ऑफ 2019, और 2019 के बाद वहां पे जब हम छोड़ कर आए थे तो 4 समितियां मात्र डिफॉल्टर थी, यानी 23 समितियों ने जो है वो डिफॉल्टर की राशि वापस करके नई सिरे से ये लोग क्या करें? मतलब जो लोग प्रदर्शन करें, इनको क्या आपका निर्देश है? ये लोग क्या करें? प्रदर्शन का हमको पता ही नहीं कि उद्देश्य क्या है। प्रदर्शन का किसी न किसी हर प्रदर्शन का उद्देश्य होता है, लेकिन सरकार
सरकार के विरुद्ध जाकर ये हमारा खुद भी देखिए, एक चीज़ इनका कहना है कि हम इलेक्शन क्यों लड़े, समितियों का था कि हम इलेक्शन क्यों लड़े, तो बोले कि देखिए इलेक्शन लड़ने का उद्देश्य होता है कि भाई हम समिति को एक अच्छे मुकाम पर लाए। सिर्फ अधिप्राप्ति ही हमारे कोऑपरेटिव का उद्देश्य नहीं है। हमारी कोऑपरेटिव जो है कई तरह की सुविधाएं दे रही है, और सबसे बड़ी बात है कि कोऑपरेटिव को सशक्त करने के लिए अगर व्यक्ति कर्मी श्रेणी की समितियां, तो हम उनको कोई सुविधा नहीं दे पा रहे, न उनमें हम गोदाम लागू कर पा रहे, न सरकार की जो अन्य योजनाएं हैं उनको दे पा रहे। तो मात्र अधिप्राप्ति के लिए मेरे पास कोई किसान ऐसा नहीं जिला में जहाँ की उसको बेचने की सुविधा नहीं है। सबसे बड़ी बात होती है कि हर एक प्रखंड पे हमारा एक व्यापार मंडल होता है जो पूरे प्रखंड के किसानों का खरीद करने के लिए समर्थ होता है। मतलब अभी कोई इशू नहीं है, धन खरीदारी हो रही है, अधिप्राप्ति है और अच्छी अधिप्राप्ति। लास्ट डिफॉल्टर जो अध्यक्ष आप कह रहे हैं उनके द्वारा कहा जा रहा है कि एसएफसी ने पैसा नहीं चुकाया है। मैं बताना चाह रही थी आपको कि भोजपुर जिला में जो हमको डिफॉल्टर की सूची 9 तारीख को मिली है, आज तक हमको सूची नहीं दिया गया था पूरे रूप में, और जो 9 तारीख को मिली है उसमें हमारे बैंक ने समितियों का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया है। सामान्य तौर पे हम किसी भी, चूंकि मेरा भी 13 साल का अनुभव है, तो समितियों को सिर्फ व्यतिक्रमी श्रेणी में रखते हैं, लेकिन यहाँ के बैंक का कहना है कि मेरे पास 2 तरह की व्यतिक्रमी समिति है। एक जिन्होंने कि CMR की आपूर्ति किया था और विभिन्न तकनीकी कारणों से, चाहे वो SFC का स्टैंड हो कि वो कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में हैं और इनका कहना है कि हम लोग हाई कोर्ट से निर्णय नहीं, और यही चीज़ के लिए आज मैं एनालिसिस करने बैठी थी कि भाई आपका जो उत्तर, और मैंने मांगा भी, इनका कहना है कि मैक्सिमम यहाँ की समितियाँ वर्ष 16-17 की डिफॉल्टर है, और इनका कहना है कि हमने चावल गिरा दिया था बट SFC के द्वारा जो है नहीं दिया जाए। खैर वो तो अभी ये लोग कुछ दिए ही नहीं, और हमको नहीं पता कि इनका कहना एक ये कैटेगरी। दूसरा हुआ कि जो वास्तव में व्यतिक्रमी, यानी कि जिन्होंने अंतिम समय में अपने चावल को या धान को आपूर्ति नहीं किया, उस श्रेणी की व्यतिक्रमी समितियां। तो आज हम वही एनालिसिस करने बैठे कि भाई हम कैसे, कि अगर समितियों का चयन करें तो किस आधार पे करें। तो मैं समितियों से यही जानना चाहती भाई अगर हम आपका चयन करें तो क्यों करें, सिर्फ अधिप्राप्ति के लिए क्यों करें? सिर्फ अधिप्राप्ति, हमारा क्या विभाग का उद्देश्य सिर्फ अधिप्राप्ति है? तो मतलब धान अधिप्राप्ति में कहीं कोई समस्या नहीं है ना? कोई समस्या नहीं, हमारे सभी किसान बहुत बढ़िया से कर रहे हैं। देखिए एक चीज और आप लोग को हाईलाइट करना होगा कि देखिए इनका, मैं वही कहना चाहती हूँ कि आप निर्वाचन जीते, तो निर्वाचन का मतलब हमारा कोई पंचायत ऐसा नहीं जहाँ पे कि 700 से कम वोटर है, और 700 वोटर में जहाँ 500 वोट पड़े और 250 लोग जो है वो अगर वोट से जीत कर आ रहे हैं, तो ये मान के चलते कि आधे से अधिक वोट उनको मिले हैं। और जब कोई आधे से अधिक वोट मिल कर आता है तो कितनी बड़ी भी अगर राशि हो तो उसकी जो है अगर टुकड़ों में बांट दे, अगर मान लो कि सबसे बड़ी डिफॉल्टर समिति का 80 लाख रुपए बकाया है, तो अगर उसके 200 लोगों से वो आप काउंट कर लीजिए कि 20-20 हज़ार रुपये लेगा तो वो 80 लाख दे सकता है। और इनका कहना है कि हमारी पैसा वापस कैसे होगी। तो मैं बता दूं कि लास्ट यहाँ पे 16-17 के बाद, उसके पहले की भी 12-13 की भी समितियाँ डिफॉल्टर है। अगर ये डिफॉल्टर की श्रेणी में रहेंगे और जितना भी इन्हें लाभ कमाती है, जो कमीशन की राशि होती है 2.5%, वो सभी बैंक के सूद में जाता है और उनका मूल का मूल है, और वो सभी सरकार की योजनाओं से वंचित है। तो मेरा पहला उद्देश्य था कि हम लोगों को मोटिवेट करें, उनको प्रोत्साहित करें कि आप डिफॉल्टर की श्रेणी से आइए। और इसके लिए मैं किसी एक व्यक्ति से 80 लाख, 10 लाख, 15 लाख या 2 लाख अभी डिफॉल्टर है। हमारी समिति अभी आई थी, वो मात्र 2 लाख की डिफॉल्टर थी। अब वो 2 लाख 5 साल से वो अपनी 4-4 करोड़ की अमानत लगाकर अधिप्राप्ति कर रहे हैं। अमानत समझ रहे हैं, यानी वो सब लोगों से लेकर या स्वयं की निधि से वो 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए देकर अधिप्राप्ति कर सकते हो। क्या वो सरकार का 2 लाख, 5 लाख, 17 लाख और 20 लाख का लोन नहीं चुकाएंगे? अगर वो इस लोन को चुका लेंगे तो वो मेरी सभी योजनाओं के लिए वो योग्य हो जाएंगे, सिर्फ अधिप्राप्ति के उद्देश्य। तो मुझको लगा कि इस टेंडेंसी में चूंकि जिलों को कंफर्टेबिलिटी से जो है सुविधा दिया गया है, मैं ये करूँ कि जो अमानत आप जो है लगा रहे हैं हमारे अधिप्राप्ति में, उसी अमानत से बैंक को लोन चुकाइए। और सबसे बड़ी बात है, आज भी सहकारिता का जो रीड है कोऑपरेटिव बैंक, इस बैंक की स्थिति है कि इनका 18 करोड़ जो है डिफॉल्केशन की राशि है। अगर आप लोग बैंकिंग के टर्म से जानते होंगे तो किसी बैंक का अगर 18 करोड़ डिफॉल्टर की राशि, वो भी 37 लोगों के बीच में, तो उस बैंक की आर्थिक व्यवस्था कैसी होगी? और कितने दिन ऐसा हर साल हमारा 3-4-5 लोग जो है डिफॉल्टर की श्रेणी से निकल रहा है। तो मेरा यह अनुरोध है कि आप लोग भी लोगों से कहें कि जिन पंचायतों के पूर्व अध्यक्ष या वर्तमान अध्यक्ष या किसी कारण से डिफॉल्टर की श्रेणी में, अगर हमारे वहाँ के लोग दान में या अमानत के रूप में, जो कि समिति बाद में भरपाई करेगी, अगर उस लोन को चुका देंगे तो ना सिर्फ अधिप्राप्ति के लिए बल्कि वो सभी योजनाओं के लिए योग्य हो जाएंगे। तो मेरा तो उद्देश्य आज यही था इनका बैठक, बस इनका कहना था कि मेरी गवर्नमेंट क्या कर रही है, आपकी गवर्नमेंट क्या कर रही है, कि मैं क्यों अध्यक्ष से वसूल करूँ जो डिफॉल्टर है। हम लोग की सही बात है, हम लोग जो है प्राथमिकी दर्ज कर चुके हैं, जो लोग डिफॉल्टर हैं उनके विरुद्ध अवार्ड केस चल रहे हैं, लेकिन सोशल प्रेशर तो जो पंचायत के लोग हैं वही बनाएंगे। मैडम, जो इन 37 लोगों में जो नए निर्वाचित लोग हुए, जो पहली बार निर्वाचित हुए, उनके लिए क्या कुछ है? नहीं, वही तो मैं बता रही हूँ कि ये देखिए, ये तो 16-17 के बाद एक बार हमारा इलेक्शन 19 में भी हो गया और एक अब हमारा 24 में हो गया। तो वो मैं उनको वही बोली कि चूंकि 19 में भी सामान्य तौर पे इस जिला में 15 या 10 ही रिजल्ट बदले,
कमोबेश वही चेहरे हैं जो रह गए हैं। तो ये 5 साल से यदि प्राप्ति कर रहे और अब तक बैंक का नहीं निकल पाया तो कैसे होगा? सिर्फ ये भोजपुर जिला में आज मुझको आश्चर्य लग रहा है कि 5 साल में एक भी व्यतिक्रमी की श्रेणी की समितियां अपने व्यतिक्रमी राशि को वापस करके डिफॉल्टर मुक्त नहीं हुई, जबकि पूरे बिहार में लगभग सभी जिलों ने इस 5 साल के दौरान अपना 90% रिकवर कर लिया, लेकिन ये भोजपुर जिला क्यों नहीं कर पाया? कहीं ना कहीं कुछ कमी है लोगों में, शायद उनको जो है वो आदत सी हो गई है कि मैं 5 करोड़ लगाऊंगा अमानत लेकिन बैंक की राशि नहीं दूंगा। तो ये मैं भी चाहूंगी कि आप लोग भी यहाँ के आम लोगों से भी अनुरोध करें, उनके पंचायत के लोगों से अनुरोध करें कि अपनी समितियों को व्यतिक्रमी श्रेणी के निकालने के लिए उनको दान की जरूरत भी पड़े तो हर अगर हमारा सदस्य जो पैक्स का मेंबर है वो अगर 5-5 हजार रुपये दान दे देगा तो वापस हो जाएगा। ठीक है। करोड़ अच्छे बड़ा लगता है लेकिन इसको अगर 5,000 टुकड़ों में बांट दो तो बहुत छोटा हो जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आप लोग भी इस चीज को कीजिए और प्रचार प्रसार